हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे, बढ़िया होंगे, सब खैरियत होगा। और बेटा अब हम लोग आज जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? न्यू चैप्टर एसेंशियल मैथमेटिक्स यानी बेसिक मैथ हो चुका था। अब हम न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और वो जो न्यू चैप्टर है बेटा उसका नाम है एरर इन मेजरमेंट। जब आप एरर इन मेजरमेंट पढ़ लेंगे बेटा तब आपको एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आपको यूनिट एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट साथ में दिया है, तो जब मैं मेजरमेंट पढ़ा दूंगा, एरर इन मेजरमेंट पढ़ा दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो क्वेश्चन फिर बनने लगेंगे। इसलिए बहुत सारे बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप करा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो एरर इन मेजरमेंट के थे और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सवाल कैसे बनेगा, सर ने पढ़ाया तो है नहीं। तो बेसिकली एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर में दो चैप्टर का पूरा मिक्स है बेटा। एक तो यूनिट एंड डायमेंशन है और दूसरा क्या है? एरर इन मेजरमेंट। तो हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं बेटा एरर इन मेजरमेंट। ये हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग का चैप्टर का नाम है एरर इन मेजरमेंट, है ना? एरर इन मेजरमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, घबराना नहीं है, कोई घबराएगा नहीं, कोई भाग खड़ा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि उठे पुठे भग गए कि अरे भाई बहुत खतरनाक चलने वाला है मामला। तो एरर इन मेजरमेंट चल रहा है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। मजा उसको आएगा जिसको सब समझ में आएगा और उसी को समझ में आएगा जो स्टार्टिंग से पढ़ेगा, पूरा ध्यान देगा तो उसे समझ में आएगा, है ना? तो आइए एरर इन मेजरमेंट पढ़ते हैं। अब देखो बेटा एरर इन मेजरमेंट, तो एरर इन मेजरमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसको हम ध्यान देंगे कैसे पढ़ते हैं, है ना? चलिए, तो एरर इन मेजरमेंट, तो देखिए बेटा एरर इन मेजरमेंट हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहली बात बेटा कि फिजिकल क्वांटिटी हम जितने भी सुनते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, मास, लेंथ, टाइम, वेट, फोर्स, पावर, एनर्जी, ये सब जो जितने भी पढ़ते हैं हम लोग बेटा, ये जो सारी चीजें हैं वो लैब में जाके हम मेजर करते हैं, है ना? जैसे आप अपना वेट मेजर करते हो नहीं करते हो? करते हो ना अपना वेट मेजर। मैं भी अपना वेट मेजर करा है। अब मेरा वेट है 70 kg, 70 किलो, तो 70 kg मेरा वेट है बेटा। अब मेरा जो वेट है 70 kg, मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूं कि ये 70 kg एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है, इसमें एरर है। मुझे आज तक अपना एक्चुअल वेट पता नहीं पड़ा। मैं बहुत अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा मशीन पर मैं वेट मेजर करूं अपना, तो भी उसमें एरर आएगा, तो भी उसमें गलती होगी, तो भी उसमें मिस्टेक होगा। मोर और लेस मिस्टेक होना जरूरी है, हो के रहेगा, क्योंकि उसको भी बनाया है तो किसी इंसान ने तो बनाया है। आप कोई भी मेथड यूज करो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज करो, एरर जरूर होगा। आपको दो फैक्ट इस चैप्टर में हमेशा याद रखने होंगे। पहला फैक्ट, कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसमें एरर ना हो। मेजर करोगे एरर होगा, बिल्कुल होगा। और दूसरा, दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत है नहीं है जो आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का एक्चुअल वैल्यू बता सके। नहीं, असलियत तो पता ही नहीं चल सकती, असलियत तो पता ही नहीं चल सकती कि उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू क्या है, वो हम कभी नहीं बता सकते। सब कुछ अप्रोक्सीमेशन पे चल रहा है। लाइट की स्पीड अप्रोक्सीमेटली, 1 आवर का ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली, मैं सर 2 किलोमीटर दौड़ा, 2 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, सब के सब अप्रोक्सीमेटली है। किसी में एरर कम है, किसी में एरर ज्यादा है, लेकिन एरर जरूर है। अगर आप उसे मेजर करते हो, मेजर करने बैठते हो तो जरूर निश्चित रूप से एरर है, थोड़ा या ज्यादा, लेकिन एरर जरूर है बेटा। तो हम सबसे पहले इस बात को माइंड मेकअप कर लें, इसमें माइंड सेट कर लें कि माइंड सेट क्या करना है कि आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करेंगे उसमें एरर जरूर होगा। दूसरी बात, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्चुअल वैल्यू हम पता ही नहीं कर सकते, चाहे कोई भी मेथड अप्लाई कर लो। ठीक, चलिए सबसे पहले हम यहां पर एरर के बारे में पढ़े बेटा। तो एरर क्या है? देखिए एरर के बारे में हमें पढ़ना है। व्हाट इज एरर? व्हाट इज एरर? हमें एरर पढ़ना है बेटा। सबसे पहले एरर क्या है? एरर इन मेजरमेंट, मेजरमेंट में एरर। तो एरर क्या है? एरर किसे कहेंगे? तो बेटा ये बहुत साफ साफ है कि इसका डेफिनेशन क्या है बेटा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इट इज द
difference between, it is the difference between, it is the difference between measured value and ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्यों ही बेटा, मीन वैल्यू भी कहेंगे, क्योंकि ट्रू वैल्यू तो हमें पता ही नहीं होगा किसी का। क्या आपको, मैंने क्या बोला, किसी फिजिकल क्वांटिटी का आपको ट्रू वैल्यू कभी नहीं पता चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, अप्रोक्सीमेटली मीन वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, मीन वैल्यू। यहां लिख देते हैं मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू, और इसे हम बोलते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू मान लेंगे। तो दिस इज द एरर। एरर का मतलब होता है कि जैसे मान लो मेरा एक्चुअल वेट किसी ने बता दिया, मान लो ऊपर से आकाशवाणी हुई और मुझे मेरा एक्चुअल वेट बताया कि भाई तू अभी इस समय 70.1 kg का है, लेकिन मैं जिस वेइंग मशीन से मेजर कर रहा था वो 70 kg का था। तो मैं जिस मशीन से मेजर कर रहा था 70 kg का था, तो दैट इज मेजर्ड वैल्यू, और ऊपर से आकाशवाणी हुई 70.1 kg तेरा ट्रू वैल्यू है, तो मैं इसको माइनस करके बोलूंगा 0.1 kg इज द एरर। ये जो डिफरेंस होता है बेटा, उसी डिफरेंस को बोलते हैं एरर। तो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब मीन वैल्यू। सब सीख जाओगे, टेंशन मत लेना, बहुत प्यार से सीखने वाले हो आप, बस आराम से समझते रहना मेरी बातों को। तो यहां पर बेटा इट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ठीक है, यानी बेटा अब अगर आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, तो एरर का मतलब होता है बेटा, एरर का मतलब होता है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस। मॉड लगा दिया। मॉड का मतलब जैसे सपोज दैट की मेजर्ड वैल्यू 10 है और ट्रू वैल्यू 9 है, तो 10 - 9 1 आया। अब मान लो कभी मेजर्ड वैल्यू कम है, 9 है, और ये ट्रू वैल्यू मान लीजिए ये मान लीजिए 10 है, तो -1 आएगा, तो माइनस का प्लस कर लेंगे। मॉड का मतलब माइनस का प्लस हो जाता है। तो इसलिए वी वांट टू कैलकुलेट ओनली द डिफरेंस। कौन बड़ा कौन छोटा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, डिफरेंस क्या है, उनके बीच का गैप कितना है। ठीक है, इसलिए मॉड लगा दिया। तो मॉड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एमवी मतलब क्या है, मेजर्ड वैल्यू। टीवी मतलब क्या है, ट्रू वैल्यू। तो दिस इज द एरर। पहले तो मैंने आपको एरर का मतलब सिखाया, एरर का मतलब सिखाया, जो कि बहुत ही सिंपल है बेटा, एरर का मतलब सिखाया। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, बहुत गौर से, जो मैं अब आगे बताने जा रहा हूं बेटा, कि यहां पर बेटा बहुत आराम से समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे। तो देखिए बेटा, अब हम जो समझने वाले उसको समझिए। देखिए, अब जो एरर है बेटा उसको हमें पढ़ना है, एरर इन मेजरमेंट इस चैप्टर को पढ़ना है। तो मैं इस चैप्टर को पढ़ाता हूं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। मैं इसमें पहले आपको एक मैपिंग करूंगा, एक नक्शा तैयार करेंगे कि हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। जब आपको मैपिंग पता चल जाएगी तो आपको पढ़ने में मजा आएगी, इसके बाद और क्या होगा, इसके बाद और क्या होगा, इसके बाद और क्या होगा, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। हम मैपिंग ऐसे करते हैं बेटा, जैसे ये एरर जो है, एरर इन मेजरमेंट, इस चैप्टर को हम 2 हिस्सों पढ़ते हैं। पहला हिस्सा तो रहेगा कि एरर है तो किस तरह का एरर है भाई, किस तरह का एरर है, टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे, एरर किस तरह का है, कैसे हुआ ये एरर। और दूसरा पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, यानी कि अब हम पढ़ेंगे एरर हुआ तो कितना मैग्नीट्यूड है उसका। यानी बेटा इसका जो मैपिंग हम कर रहे हैं, एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं जिससे कि हमें पढ़ने में आसानी होगी। हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर और दूसरा पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर पढ़ लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर पढ़ेंगे, फिर 2 इंस्ट्रूमेंट है वो 2 इंस्ट्रूमेंट पढ़ लेंगे, 2-3 छोटे छोटे डेफिनेशंस है वो पढ़ लेंगे, चैप्टर समाप्त, खत्म चैप्टर। चैप्टर का सिंपल कहानी बताया मैंने। एरर में 2 तरह से पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे एरर कौन कौन सा एरर है भाई, कैसे हुआ ये एरर, क्या रीजन है भाई, और दूसरा पढ़ेंगे कितना हुआ भाई, कितने का एरर है, कितने का गैप है, कितना परसेंटेज का गैप बना। तो ये सब पढ़ेंगे बेटा, है ना। तो हम पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर। हम क्या पढ़ेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ एरर। बहुत साफ साफ बात कर रहा हूं, मेरे वर्ड्स आपको शायद सुनाई नहीं दे रहे होंगे, मैं जो बोल रहा हूं पता नहीं कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी, पता नहीं कौन सी भाषा से बोलते हैं सर, और पता नहीं क्या लिख देते हैं, ये तो हमारे गोले पे ऐसा लिखा ही नहीं जाता था। अगर ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है तो भैया आप ये पता करो कि आप कौन से गोले से आए हो, आपको पता करना पड़ेगा बेटा,
कि आप कौन से गोले से आओ, इस गैलेक्सी के हो कि नहीं हो, कि कहीं दूसरी गैलेक्सी से हो, टाइम मशीन द्वारा यहां पर आए हो, ये सब पता करना पड़ेगा बेटा, ये सब आपको जानना पड़ेगा। खैर सुनिएगा ध्यान से अरे क्या करूं यार, बोलना पड़ता भाई। मैंने ऐसे एक से एक गजब 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 एकदम गजब गजब ऐसे ऐसे अजूबों को पढ़ाया मैंने, ऐसे ऐसे अजूबों को पढ़ाया है, भयंकर भयंकर अजूबों को पढ़ाया है। उनको देख करके आपको लगेगा हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं ही हूं, मैं तो बहुत बेहतर हूं, बहुत बेटर हूं मैं इससे। इतना बड़ा बड़ा बैल, इतने बड़े बड़े बैल, गजब गजब गधे, मैंने इतने बड़े बड़े गधे देखे हैं। उन्हें तो जरा सा पढ़ाओ, एकदम आया नहीं कि उतना से ज्यादा तो निकल गया, ऐसा खेल होता उनका। खैर देखिए बेटा, मुंडी ऊपर करिए। अब यहां पर बेटा हम पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर है ना, एरर के टाइप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एरर। हम टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे बेटा। तो टाइप्स ऑफ एरर में सबसे पहला, जो कि हम अपना मुंडी कहां रखेंगे, ऊपर। तो टाइप्स ऑफ एरर में सबसे पहला हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर क्या है भाई, व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर, ये हम देखेंगे पहले। टाइप्स ऑफ एरर पढ़ रहे बेटा, जैसा कि मैंने आपको रोड मैप बताया, पहले टाइप्स ऑफ एरर स्टडी कर लेंगे और उसके बाद फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। मैग्नीट्यूड ऑफ एरर पढ़ते ही समझ लो 80% चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एरर में ही सब कुछ है, ज्यादातर न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ एरर के ही मिलते हैं। फिर दो इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, स्क्रू गेज भी पढ़ाऊंगा, उसके क्वेश्चन भी करा दूंगा, डोंट वरी रहना। वो दोनों पढ़ लोगे बस, और 2-3 डेफिनेशन है, चैप्टर फिनिश। आपको ये चैप्टर भी आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है, लेक्चर आज पढ़ाया तो आज जाके पूरा रिवाइज करना है, बोल बोल के रिवाइज करना है, बोल बोल के रिवाइज करना, बोल बोल के करना। नोट्स में लिखना, फिर रफ में 2-3 बार लिखना, बिल्कुल याद हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। अब यहां पर देखिए बेटा, सिस्टमैटिक एरर किसे कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर क्या है। चलो एक काम करते हैं, सिस्टमैटिक एरर को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग सिस्टमैटिक एरर का। जैसे मान लीजिए बेटा, किसी को बुखार आया, जैसे कि अभी भैया बुखार आने से लोग डर जाएंगे, है ना, क्योंकि वो समझेंगे कि कोविड का केस तो नहीं है। तो बेटा बुखार, हर बुखार कोविड का केस नहीं होता है ना। हम लोग कोविड जो है ऐसा नहीं, उसको उसके लिए डर नहीं पैदा करेंगे कि कोविड बहुत खतरनाक बीमारी है, हो गया तो रायता फैल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोविड जैसे जितनी बीमारियां होती थी, उसमें एक नया बीमारी और जुड़ गया, कोविड, ठीक है ना। तो कोविड जब होगा बेटा, तो ऐसा नहीं है, भगवान करे किसी को ना हो, लेकिन कोविड अगर होता है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। एक सिम्टम है, सिंपल सिम्टम है, वो आएगा और उसमें आपको सिंपली दवा खानी है और जो भी डॉक्टर्स बताते हैं वो चलना है। लेकिन आप इसमें उससे पहले आप इम्यून सिस्टम आप डेवलप करिए। देखिए जो है, नेचर हमेशा हर चीज को बैलेंस करती है। हम लोग की आदतें इतनी बिगड़ गई थी कि हम रेस्टोरेंट का खाना, पिज्जा खाना, बर्गर खाना, चाउमीन खाना, ये सब शुरू कर दिए थे, जिससे कितनी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही थी। अब आप बहुत छोटे हैं अभी, अब बहुत छोटे हैं अभी देखो नेचर ने बैलेंस किया, नेचर ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया कि भाई सुधर जाओ वरना रायता फैल जाएगा। कोरोना आया, फिर चाइना एक नया बीमारी फिर फैला देगा, रायता फिर फैल जाएगा। तो बेटा इम्यूनो सिस्टम हमें डेवलप करना चाहिए, इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, हरी सब्जी खानी चाहिए, है ना, दूध पीना चाहिए, और घर पे जो भी खाना बनता है वो घर का खाना खाना चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो, बात खत्म हो गई। मास्क का यूज़ करो, मास्क बहुत ज़रूरी है, मास्क, सैनिटाइज़र एंड सोशल डिस्टेंसिंग आप यूज़ करो। घर का ही खाना खाओ, पानी अच्छा पियो, घर का ही पानी पियो अच्छे से, और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, बढ़िया। और आप बच्चे अब आप अपनी आदत में ले आओ। देखो हम लोगों ने अपनी आदत में ले आए, हम लोग अपनी आदत में ले आए भाई। मैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करता हूँ, मैं मास्क यूज़ करता हूँ, मैं हाथ ज़रूर धोता हूँ, बाहर निकलना हो सैनिटाइज़र मेरे पास रहता है, मैं हाथ सैनिटाइज करता हूँ, और उसके बाद मैं अनवांटेड चीज़ को नहीं छूता, है ना। जैसे अनआइडेंटिफाइड चीज़, जैसे कभी इधर छूला कभी इधर छू लिया, वैसा नहीं करता हूँ मैं। संभल के रहना, बस इसमें सतर्कता बरतनी है। आप अलर्ट रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छा खाइए,
जाहिर सी बात है आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अभी यहां पर बेटा मैं कह रहा हूं कि किसी को बुखार आ गया तो हम लोग, या कोई भी सिम्टम, सिंपल सा खांसी भी हुआ तो हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके चैम्बर के बाहर एक कंपाउंडर बैठा होता है जो नंबर लगाता है, हाँ भाई नाम बताओ, थोड़ी देर में आएगा, वेट करो, ऐसा होता है ना बेटा। तो वहां पर बेटा वो जो कंपाउंडर होता है वो पर्चा पे जब आपका नाम लिखता है तो वो हाथ के हाथ आपका टेम्परेचर भी मेजर कर लेता है। अब वो टेम्परेचर कैसे मेजर करता है, वो आप थर्मामीटर लेता है और आर्मपिट में लगा देता है। अब जब थर्मामीटर को आर्मपिट में लगाएंगे बेटा और वहां से फिर थोड़ी देर तक वो आर्मपिट में लगा के रखता है, फिर थर्मामीटर देखता है, हाँ भाई अच्छा इतना टेम्परेचर, पर्चे पे लिख देता है। कहीं कहीं तो ब्लड प्रेशर भी मेजर करके भेज देते हैं ताकि डॉक्टर साहब को दोनों काम ये ना करना पड़े, टाइम कम लगे, कम टाइम में जल्दी से काम हो जाए। अब उसके बाद वो पर्चे पे टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर लिख दिया, आप अंदर गए, डॉक्टर साहब देखा अच्छा इसका इतना टेम्परेचर, ये बीपी, हाँ भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब आपसे पूछते हैं, आप अपनी तकलीफ बताते हैं, डॉक्टर साहब समझ जाते हैं, उसके बाद वो दवा दे देते हैं। अब इसमें बेटा गलती कहां पर हो ये सुनो, गलती उस कंपाउंडर से हुई। कंपाउंडर क्या करता है बेटा, आर्म पिट में यहां पर जब थर्मामीटर लगाता है तो वो गलत है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, वहां पर जो बॉडी का टेम्परेचर आएगा वो गड़बड़ आएगा, गलत आएगा, आया ना गलत। अब आपको बुखार लगा 101 वाला और आपको बुखार मेजर कर रहा है 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो गलत हुआ ना। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका बुखार है और वो मेजर कर रहा है 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो गड़बड़ हुआ ना। तो सिस्टमैटिक एरर उस एरर को कहते हैं बेटा जिसका रीजन हमें पता होता है कि ये एरर क्यों हो रहा है। अब अगर हम वहां पे समझदार होंगे, हमें पता होगा, तो हम उस कंपाउंडर बोले भैया यहां क्यों लगा रहे हो, गलत कर रहे हो भाई, थर्मामीटर साफ करो और मेरे मुंह में जीभ के नीचे लगाओ थर्मामीटर, और फिर जीभ के नीचे लगाने पे फिर दम मुंह को बंद कर लेंगे और थोड़ी देर तक रखेंगे। उसके बाद वो थर्मामीटर आपके बॉडी टेम्परेचर को बहुत हद तक करीब से करीब मेजर कर लेगा। उसमें भी एरर जरूर होगा बेटा, क्योंकि वो मशीन उसमें लगी है, वो गड़बड़ हो सकता है। जैसे डिजिटल भी आता है उसमें लिख के आ जाएगा, वो भी तो गलत हो सकती है। उसमें जो हमने फीडिंग करा वो भी तो गड़बड़ हो सकता है। एरर कैन नॉट बी कंप्लीटली रिमूव्ड आउट। एरर को आप समाप्त नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। सिस्टमैटिक एरर बेटा ये वो एरर होता है जिसका रीजन हमको पहले से पता होता है कि वो गलती क्यों हो रही है और उस गलती को हम सुधार सकते हैं। यानी सिस्टमैटिक एरर कैन बी कंप्लीटली रिमूव्ड आउट। देखो एरर जो होता है उसमें कुछ हिस्सा हमें पता होता है कि एरर क्यों हुआ, उस हिस्से को हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो अननोन वाला हिस्सा है कि ये गलती क्यों हुई वो मुझे नहीं पता है, वही लफड़ा, वो जो अननोन हिस्सा उसी पे ड्रामा है सिर्फ। अगर मुझे ये पता होता कि एरर केवल एक ही होता है सिस्टमैटिक एरर जिसका कारण पता है, तो हम तो हटा लेते। एरर कुछ होता ही नहीं, फिर तो ये चैप्टर ही नहीं होता, एरर ही नहीं होता। हर कोई अपना एक्चुअल वेट, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल फोर्स सब कुछ पता होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज अनुमान में, हर चीज अनुमान में, हर चीज अप्रोक्सीमेटली चल रही है। अब यहां पर सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा। तो सिस्टमैटिक एरर किसे बोलते हैं, तो बोलते हैं वो एरर जिसका रीजन हमें पहले से पता होता है, उसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। और सिस्टमैटिक एरर कैन बी कंप्लीटली रिमूव्ड आउट बाय टेकिंग द प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड बाय स्टडिंग द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ दैट क्वांटिटी। तो यहां पर बेटा मैं अगर लिखूं तो मैं बोलूंगा द टाइप ऑफ एरर the type of error in which the reason of error is known to the experimenter, जो एक्सपेरिमेंट करने वाला उसे रीजन पता है, तो हम बोलेंगे द टाइप ऑफ एरर इन विच द रीजन ऑफ एरर इज नोन टू द एक्सपेरिमेंटर। एक्सपेरिमेंटर मतलब बेटा जो एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंटर इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर, इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। ये क्लियर हुआ बेटा? सिस्टमैटिक एरर की डेफिनेशन समझ में आई? वह एरर का टाइप जिसका रीजन उसमें जो है, वह एरर का टाइप जिसमें कि एरर का रीजन पता होता है एक्सपेरिमेंटर को, इन विच द रीजन ऑफ एरर इज नोन टू द एक्सपेरिमेंटर, इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। बहुत सिंपल डेफिनेशन है बेटा,
यहां पर सुनिएगा, बाय टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस, बाय टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस, बाय टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड studying the studying the method of measurement, one can completely remove out the systematic error, remove out the systematic error। कितना सिंपल है, यानी बेटा by taking proper precautions and studying the method of measurement, studying the method of measurement, यानी मेजरमेंट का आप तरीका देख लीजिए, मेजरमेंट, वन कैन कंप्लीटली रिमूव आउट द सिस्टमैटिक एरर। याद रखिए, एरर में जो एरर का रीजन हमें पता, उसे तो हम हटा ही सकते हैं। हम बोलेंगे भाई यहां क्यों लगा रहे हो, आर्मपिट में, मुंह में लगाओ ना, जीभ के नीचे रखो ना थर्मामीटर, कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अब जो दूसरा हिस्सा होता है वो टाइप होता है जिसमें एरर हमें पता ही नहीं होता है ये क्यों हो रहा है। आ रही बात समझ में? अब यहां पर बेटा बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। सिस्टमैटिक एरर के बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे, बल्कि इवन हर मेजरमेंट में सिस्टमैटिक एरर का खास ख्याल रखना पड़ता है, प्रिकॉशन बरतने पड़ते हैं, मेथड देखना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट के अरेंजमेंट देखने पड़ते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स को रिमूव आउट करना पड़ता है, तब सिस्टमैटिक एरर हम हटा लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको टास्क दिया कि एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है बेटा? सिंपल पेंडुलम एक धागा होता है जिसमें कि ये बॉडी ऐसे टांग देते हैं। अब ये सिंपल पेंडुलम है, आपको एक काम दिया कि यार इस सिंपल पेंडुलम ना ऑसिलेट करे, इसका टाइम पीरियड मेजर करो। अगर किसी ने बेवकूफी करा, धागा लिया, बॉडी टांग दिया, बोला अभी लो, ऐसे धक्का मार दिया, स्टॉप वॉच से एक ऑसिलेशन का टाइम मेजर कर लो, गलत आएगा। क्यों गलत आएगा बताओ बेटा, यहां क्यों गलत आएगा? धागे से ये बॉडी बंधा हुआ है और ऐसे धक्का मार दिया, झूलने लगा ये झूले के जैसा, तो एक ऑसिलेशन का टाइम हमने मेजर करा स्टॉप वॉच से, बोलो क्यों गलत आएगा? बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, क्यों गलत आएगा? दिमाग लगाओ। अगर लगाया तो वेरी गुड। देखो क्या करेंगे बेटा, हम बोलेंगे सर जैसे ही झुलाओगे आप तो एयर होगा, एयर का रेजिस्टेंस होगा, मोशन का अपोज करेगा, ऑब्वियस सी बात है टाइम पीरियड डिफरेंट आएगा, एक्चुअल से अलग आ जाएगा। तो अब हमें पता है कि भाई गलती इसमें है, हम प्रॉपर प्रिकॉशन बरतेंगे ना। एक चैम्बर लेंगे जिसमें एयर ही ना हो, वैक्यूम हो बिल्कुल। सोचिए एक कमरा है जिसमें बिल्कुल एयर नहीं है, सारा एयर पंप आउट कर दिया गया। अब उसमें पेंडुलम टांगेंगे, झुलाएंगे, टाइम पीरियड मेजर करेंगे, यानी प्रॉपर प्रिकॉशन बरतेंगे, प्रॉपर स्टडी करेंगे कि हाउ टू मेजर। ये सारा काम करेंगे तभी तो सिस्टमैटिक एरर खत्म होगा। इसलिए बेटा जब आप थोड़े और बड़े होके लैब वर्क करते हैं तो आपके दिमाग में ये पूरा कहानी होना चाहिए कि हाँ भाई एक जमाना था जब अमित सर ने पढ़ाया था एरर, आज उसी का यूज हो रहा है यार। अब वहां देखना बड़े प्रिकॉशंस रखेंगे, हर चीज बिल्कुल बढ़िया से एकदम क्लियर करेंगे, मेजरमेंट करना है, इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल बढ़िया रेडी करेंगे, अपने आप को रेडी करेंगे, मेथड पढ़ेंगे, कोई पॉसिबली कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। तो यहां पर बेटा उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, जिसका रीजन हमें पहले से पता होता है और इसे हम कंप्लीटली रिमूव आउट कर सकते हैं बाय टेकिंग द प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड स्टडी द मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो ये पहले तो सिस्टमैटिक एरर मैंने पढ़ाया, बहुत सिंपल है बेटा, डरना नहीं, घबराना नहीं, घबराने से हमेशा नेगेटिविटी आती है, घबराना नहीं, मैं हूं। बस ध्यान रखना कि अमित सर आपके साथ है, घबराना नहीं है भाई, मैं हूं ना भाई, मुझे आता है फिजिक्स पढ़ाना, मुझे फिजिक्स आती है और फिजिक्स पढ़ानी भी आती है, मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा दूंगा। प्रॉब्लम हो मुझे बताओ, मुझसे कांटेक्ट करो, सर मुझे दिक्कत हो रहा है इस चैप्टर में, मेरे से डाउट डिस्कस कर सकते हो टेलीफोनिकली। डरो नहीं बस बेटा, मेरे से डरोगे मुझ जैसा स्मार्ट कोई मिलेगा नहीं कि मुझे जैसा। अच्छा एक बात बताओ, तुमने इतने सारे टीचर से पढ़े थे, क्या मेरे जैसे स्मार्ट टीचर कोई फिजिक्स का मिला है?
जितने भी फिजिक्स के टीचर होंगे सब वो शकल उनकी देख के डर लगती है। मेरे तो फिजिक्स वाले सर बड़े डरावने थे, मैं तो डरता था उनसे, बहुत खतरनाक। लेकिन मैं देखो यार कितना बढ़िया फ्रेंडली पढ़ाता हूँ, आपको प्यार से पढ़ाता हूँ, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हेडेक के। नहीं समझ में आया? मैं अपनी की तारीफ खुद कर रहा हूँ, घबराओ नहीं, कभी भी कर लेनी चाहिए भाई। जो अपनी तारीफ कर सकते हैं इसका मतलब वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। अपनी तारीफ करो बेटा, अपने लिए अच्छा सोचो, क्या बुरा है भाई? अभी लोग तारीफ तो करेंगे नहीं, लोग तो आपसे बोलेंगे अरे यार पता नहीं क्या है यार, लेकिन खुद की तारीफ करने से एक मोरल बूस्टअप होता है, एक अच्छा फील होता है। खराब माहौल में भी आप अच्छा महसूस कर सकते हो, यही तो कला है जीने की। खैर सुनिएगा बेटा ध्यान से। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ एरर में फर्स्ट पार्ट तो पढ़ लिए, देखिए बेटा सेकेंड टाइप, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। दूसरा देखिए रैंडम एरर, सेकेंड टाइप है बेटा रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या है भाई? रैंडम एरर, रैंडम एरर। ये जो रैंडम एरर, जो रैंडम वर्ड बना है बेटा, वो रैंडमली से बना है। मतलब कोई भी इवेंट रैंडमली अकर्स, कोई भी इवेंट रैंडमली अकर्स, आपको पता ही नहीं था पहले से कुछ होने वाला है, अचानक से हो गया, आपको पता ही नहीं पड़ा। तो दिस इज कॉल्ड द रैंडमनेस। यहां पर बेटा रैंडम एरर का मतलब यही है, रैंडम एरर का मतलब वही वाला हिस्सा जो आपको पता नहीं है। रैंडम एरर किसे बोलते हैं? रैंडम एरर बोलते हैं कि द रीजन ऑफ एरर इज नॉट नोन टू द एक्सपेरिमेंटर। पहले बात तो एक्सपेरिमेंट करने वाले को रीजन पता ही नहीं होगा, पहले से कुछ नहीं पता होगा, अचानक से हो जाएगा, और वो अचानक से जो होगा ना वो भी पता नहीं पड़ेगा, अचानक से होगा पता भी नहीं पड़ेगा। रैंडमली अकर्स, रीजन इज नॉट नोन टू अस, रीजन नहीं पता रहेगा हमें, अचानक हो जाएगा, पहले से कोई आइडिया ही नहीं है। कर रहे हैं कुछ गलती हो गया, हमें पता भी नहीं पड़ा, नोटिस भी नहीं करा, दिमाग ने नोटिस भी नहीं करा, बहुत माइन्यूट लेवल पे गलती हो गई, पता ही नहीं पड़ा। होगा भाई, या तो हम करेंगे या मशीन करेगा, पढ़ने में रीडिंग होगी, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो होगा, मिस्टेक होना है। जो मशीन बनाया वो किसी ने, इंसान ने बनाया, वहां गड़बड़ होगा, वहां गड़बड़ है। जिसको बेस लेके बनाया वहां गड़बड़ है, मिस्टेक ही मिस्टेक है। पहले से तो तुमको सिस्टमैटिक एरर पता, उसे तुमने दूर तो कर लिया, लेकिन पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट के दौरान कौन सी एरर रैंडमली हो जाए, तुम्हें क्या पता, हमें क्या पता। तो दिस इज कॉल्ड द रैंडम एरर। तो हम बोलते हैं while measuring a physical quantity, error occurs randomly, such that cause of error is not known to the experimenter, मुंडी ऊपर करके एक्सपेरिमेंटर। दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर, इसे हम बोलते हैं रैंडम एरर। तो बेटा रैंडम एरर जो है वो रैंडमली होता है। देखिए वाइल मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के दौरान एरर अकर्स रैंडमली, कुछ एरर अपने आप रैंडमली हो जाएंगे, आपको कोई आइडिया नहीं रहेगा। सच दैट कॉज ऑफ एरर इज नॉट नोन टू अस, नॉन टू द एक्सपेरिमेंटर, यानी एरर का कारण पता ही नहीं रहेगा। दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। बहुत साफ साफ वर्ड्स में बेटा, बहुत साफ क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूं। अच्छा एक फैक्ट ये है कि रैंडम एरर कैन नॉट बी कंप्लीटली रिमूव्ड आउट। एक फैक्ट ये है, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा,
फैक्ट ये है, बहुत आराम से सुनना जो मैं समझा रहा हूं आपको कि रैंडम एरर कैन नॉट बी कंप्लीटली रिमूव्ड आउट। रैंडम एरर कैन नॉट बी, रैंडम एरर कैन नॉट बी कंप्लीटली रिमूव्ड आउट। ठीक है बेटा, इसे आप पूरी तरह से हटा नहीं सकेंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या होगा। आपको तो पता ही नहीं है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान कौन सा एरर हो जाएगा, हमें पता ही नहीं पड़ता है। इसे बोलते हैं रैंडम एरर कैन नॉट बी कंप्लीटली रिमूव्ड आउट। क्या सिस्टमैटिक एरर कंप्लीटली रिमूव आउट कर सकते हैं? तो हमारा आंसर है यस। क्या रैंडम एरर कंप्लीटली रिमूव आउट कर सकते हैं? तो हमारा आंसर है नो। बट इट कैन बी मिनिमाइज्ड, हाँ इसे कम तो कर सकते हैं, बट इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन, बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन। इसीलिए जानते हो बेटा, मैं आपको जो बोल रहा हूं बेटा, बहुत बड़ा फैक्ट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जानते हो क्या होता है? आपने कभी ऐसा सोचा, देखिए मैं आपको कैसे बता रहा हूं, इसको समझना ध्यान से, मैं क्या बताने जा रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा, फाइल बनाया होगा 10th में, है ना, प्रैक्टिकल फाइल तो बनाया होगा 10th में। तो आप देखते होंगे किसी क्वांटिटी की वैल्यू को 5 बार नोट कराया गया होगा, एक टेबल बनाया जाता है और 5 बार उसकी वैल्यू, कभी 10 बार, कभी 15 बार, कभी 20 बार। 12th में भी ऐसे ही फाइल बनाने होंगे आपको, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स या फिर बायो के फाइल बनेंगे, प्रैक्टिकल फाइल। उसमें आपको पूरा एक टेबल बनेगा, टेबल जैसे उसमें बोलेगा यार फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फाइंड द करंट। अब उसमें टेबल में 5 वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी कि एक वायर से करंट जा रहा है, पहले ये मैंने मेजर करा, फिर दूसरी बार मेजर करा तो ये आया, तीसरी बार मेजर करा तो ये वैल्यू आया, चौथी बार मेजर करा तो ये वैल्यू आया, 5वीं बार मेजर करा तो ये वैल्यू आया। यानी हम उस वैल्यू को नोट करते हैं। यानी हम क्या करते हैं बेटा, क्यों करते हैं? हमारा ये क्वेश्चन है कि वो टेबल में वो एक ही क्वांटिटी को बार बार क्यों मेजर करते हैं? तो इसलिए मेजर करते हैं क्योंकि इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन। ये रैंडम एरर को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि रैंडम एरर तो पता ही नहीं है कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, क्यों होगा, कुछ पता ही नहीं है। हो जाएगा और हमें आइडिया भी नहीं रहेगा और गलती आएगी, रीडिंग जो आएगी वो एक्चुअल से डिफरेंट आएगी। तो इसीलिए बेटा इसको बोलते हैं रैंडम एरर, एंड रैंडम एरर कैन नॉट बी कंप्लीटली रिमूव्ड आउट बट इट कैन बी मिनिमाइज्ड। कम तो कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट को जितना ज्यादा रिपीट करेंगे उतना कम होता जाएगा। 5 बार रिपीट करेंगे कम होगा, 500 बार करेंगे तो और कम हो जाएगा, 5 लाख बार करेंगे तो और कम हो सकता है, 5 करोड़ बार करें तो और कम हो जाएगा, बट कंप्लीटली रिमूव आउट नहीं कर सकते हैं भाई। हाँ, आप एक्सपेरिमेंट रिपीट करो, जितना दम है उतना करो, जितना दम है उतना करोगे और कम होगा, और दम लगाओ और कम होगा, और दम लगाओ और कम, खत्म नहीं कर पाओगे, बस खत्म नहीं कर पाओगे। इसीलिए बेटा रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। ये देखो लिखा है, इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन। फिर से रिपीट करते रहो। तो ये बेटा रैंडम एरर है। और देखिए ध्यान से, मुंडी ऊपर करिएगा ध्यान से, बड़े प्यार से। अब देखिए जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, देखिए मोटा मोटा तो एरर 2 ही तरह का होता है, ओवरऑल 2 ही तरह का होता है टाइप ऑफ एरर, एक सिस्टमैटिक, एक रैंडम। लेकिन किताब में फिर 2-3 और एरर भी दिए हुए हैं, तो चलो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ओवरऑल एक होता है कि जिसमें एरर का रीजन पता होता है, सिस्टमैटिक, और एक होता है कि रीजन नहीं पता है, वो रैंडम। कभी भी एरर मिलता है तो उसमें 2 हिस्से होते हैं, कुछ तो पता होता है, कुछ नहीं पता होता है। अब जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर एक प्रकार का सिस्टमैटिक एरर ही है भाई। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है कि इंस्ट्रूमेंट का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये इंस्ट्रूमेंट को इतनी बार यूज कर लिया उसमें डिफेक्ट हो गया, तो उसमें उससे जब तुम मेजर करोगे तो जाहिर सी बात है गलती आएगी। तो दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड इट कैन बी कंप्लीटली रिमूव्ड आउट। या अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो मशीन दूसरा ले आओ, या बार बार यूज करके करते करते घिस गया है, गड़बड़ हो गया, बहुत सारा चीज, उसे रिपेयर करा लो या फिर उसके बदले दूसरा मशीन ले आओ।
तो इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब होता है बेटा वो एरर जिसमें इंस्ट्रूमेंट के कमी की वजह से होता है। इंस्ट्रूमेंट का या तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या बार बार यूज करते हैं तो उसमें कोई डैमेजिंग आ जाती है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब एक बात बताओ, इंस्ट्रूमेंटल एरर एक प्रकार का सिस्टमैटिक एरर नहीं है क्या? अरे पता है मशीन खराब है यार, जब पता है तो उसे सही कर लेंगे, तो सिस्टमैटिक एरर तो हुआ। इसलिए मैंने बोला ओवरऑल दो ही होते हैं। अब किताब में इंस्ट्रूमेंटल एरर दिया, ग्रॉस एरर दिया, तो ठीक है भाई लो पढ़ लो, लेकिन यूज नहीं आएगा, क्योंकि यूज तो सिस्टमैटिक और रैंडम की ही बात होती है बस। तो देखिए बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है द एरर इन अ मेजरमेंट अकर्स, द एरर इन अ मेजरमेंट अकर्स इफ द एरर इन मेजरमेंट, if the error in measurement occurs due to the manufacturing defect of the instrument or any damages in the instrument, then this type of error is called instrumental error. Then this type of error is called instrumental error. बहुत साफ वर्ड्स में बोला, बहुत साफ वर्ड्स में बोला बेटा। If the error in measurement occurs due to the manufacturing defect of the instrument or any damages in the instrument, then this type of error is called instrumental error. और मेरे ख्याल से इंस्ट्रूमेंटल एरर पढ़ने के बाद अरे आपको लग रहा होगा यार दिस टाइप ऑफ एरर कैन बी कंप्लीटली रिमूव्ड आउट, इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर यार। इसलिए आप पढ़ते पढ़ते अपने आप को खुद एनालिसिस करोगे यार ओवरऑल दो ही तरह का होता है, एक सिस्टमैटिक जो पता है और एक रैंडम जो नहीं पता है, बात खत्म। एरर जब भी होगा तो उसमें दो हिस्से हमेशा मिलेंगे, कुछ पार्ट पता होगा कुछ पार्ट पता नहीं होगा। जो पता होगा सिस्टमैटिक है, जो नहीं पता वो रैंडम है। ओवरऑल दो ही टाइप का एरर होता है। अब देखिए जैसे देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर मैंने पढ़ा है, आपको पढ़ते ही देखते ही समझ में आ गया क्या कहानी है। और अगर नहीं आया बेटा कुछ भी तो फिर से देखो, वीडियो रिप्ले करो, दोबारा पढ़ोगे। देखो ये थ्योरी है, इसलिए मैं आराम से क्लियर कर रहा हूं। थ्योरी क्लियर रहेगा तो सवाल बनाने में मजा आएगा, क्वेश्चन आप बना पाओगे। वरना थ्योरी क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में मजा नहीं आएगा, लगेगा सर पढ़ाई नहीं ठीक से मेरा हुआ, थ्योरी दिमाग में नहीं आ रही है ठीक से। तो बेटा इसीलिए बोल रहा हूं, अगर आपको नहीं आया वीडियो रिप्ले करो, सिस्टमैटिक एरर दोबारा देखो, रैंडम एरर दोबारा देखो। अगर देख लोगे सुन लोगे दोबारा तो आपको लगेगा इंस्ट्रूमेंटल एरर इज अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक एरर। ठीक, आओ भाई आओ नेक्स्ट एक एरर और पढ़ लेते हैं। बस जान मत दे देना भाई, बस जान मत दे देना। देखिए बेटा फोर्थ है ग्रॉस एरर। अब देखो बेटा ग्रॉस एरर, देखो भाई ग्रॉस एरर पता है क्या होता है भैया? कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला एक्सपेरिमेंटर, कोई भी आदमी जो एक्सपेरिमेंट करेगा उस आदमी को मेथड ऑफ मेजरमेंट का आइडिया ही नहीं होगा, केयरलेस है, लैक ऑफ नॉलेज है, उसकी वजह से जो गलती हो उसे बोलते हैं ग्रॉस एरर। अब आप मुझे बताओ ग्रॉस एरर क्या हुआ? सिस्टमैटिक एरर हुआ। आदमी अगर ठीक से मन लगा के काम नहीं कर रहा है तो आदमी हटाओ भाई, दूसरे आदमी को बोला, सिंपल सी तो बात है। तो ग्रॉस एरर क्या होता है कि this type of error is due to the lack of knowledge. This type of error is due to the lack of knowledge of experimenter
ऑफ एक्सपेरिमेंटर और द लैक ऑफ या और केयरलेसनेस और केयरलेसनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटर तो इस टाइप का एरर किसकी वजह से होता है बेटा? तो इस टाइप का एरर होता है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द एक्सपेरिमेंटर या केयरलेसनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटर। तो इसे हम बोलते हैं बेटा ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, ग्रॉस एरर क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आज आपको क्या पढ़ाया बेटा? टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर में मोटा मोटा दो ही आपको समझना था। मैंने आपको 4 टाइप पढ़ाया, लेकिन आपको सिस्टमैटिक और रैंडम पर ही बात करनी है। एकदम क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो ये रोड मैप में मैंने आपका पहला सेक्शन टाइप्स ऑफ एरर मैंने समझाया। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ एरर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन बेटा टाइप्स ऑफ एरर एक बार फिर से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि अगर टाइप्स ऑफ एरर अच्छा रहेगा तो आपके दिमाग में एक कंफर्ट फील आएगी, माइंड में एक पूरा नक्शा बनेगा, है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। देखिए बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ एरर क्या है, अब ये पढ़ना है हमें। और यहीं से बेटा इसमें इस सेक्शन में न्यूमेरिकल बहुत मिलेंगे ना। मैग्नीट्यूड ऑफ एरर अगर पूरा ये सेक्शन पढ़ा दिया तो इसमें समझिए 90% क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, 90% क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अब हम लोग बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ एरर जो है ये पढ़ने जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, एरर का मैग्नीट्यूड पढ़ने जा रहे हैं, है ना। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है बेटा, सबसे पहली बात यह है, सबसे फर्स्ट पॉइंट एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होता है। इसमें क्या कैलकुलेट करना होता है बेटा? मैग्नीट्यूड। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखना है हमें, बहुत आराम से सुनना, बहुत गौर से सुनना। जैसे मान लो एक बॉडी है, एक ब्लॉक है। मैंने बोला बेटा इसका है ना, इसका जो इसमें जो वेट है इसमें इसका वेट होगा ना, वेट में बेटा एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करो। तो आप क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है सर। इस वेट का, ये जो बॉडी है इसका एक्चुअल वेट हमें पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिया, बस बोला ये बॉडी है। जैसे मैंने ये डस्टर उठा लिया, यार इसमें जरा एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना, इसका वेट का एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना। अब मेरे को सिर्फ इतना काम दिया गया है, तो मैं क्या करूंगा ये सुनो। अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ जाओगे। तो मैं क्या करूंगा बेटा ये समझना ध्यान से। मैं क्या करूंगा, इसे लेबोरेटरी में लेके जाऊंगा, इसे लेबोरेटरी में लेके जाऊंगा और इसे एक पहले वेइंग मशीन पर रखूंगा। एक वेइंग मशीन है जो वेट मेजर करता है, उस पर रखूंगा, रीडिंग नोट करूंगा। फिर दूसरे वेइंग मशीन पर रखूंगा, वहां रीडिंग नोट करूंगा। फिर तराजू पे रखूंगा, वहां नोट करूंगा। फिजिकल बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, हर तरह का वेइंग मशीन में यूज कर लूंगा। बार बार रीडिंग में नोट करूंगा। बात पता है ना बार बार रीडिंग क्यों नोट करते हैं? बताओ, सिस्टमैटिक एरर दूर करने के लिए, रैंडम एरर। तो रैंडम एरर। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस फिजिकल क्वांटिटी जो वेट है उसको मैं बार बार रिपीट करूंगा। एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो मान लीजिए पहली रीडिंग आई A1, लेट A1 बी द रीडिंग ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जिस फिजिकल क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना बेटा, उसको आपने लैब में लिया और उसका एक्सपेरिमेंट, पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, रीडिंग आया A1। हमें नहीं पता ये ट्रू वैल्यू है क्या है, हम तो मेजर्ड वैल्यू, सर मेरे को तो A1 कैलकुलेट हुआ सर। फिर मैं बोलूंगा बेटा रिपीट करो एक्सपेरिमेंट, जितना दम है उतना करते रहो। फिर सेकंड टाइम आपने फिर रिपीट करा, A2 आया रीडिंग, फिर थर्ड टाइम रिपीट किया। अच्छा, इसमें कुछ रीडिंग मैच भी करेंगी, थोड़ा बहुत कुछ अंतर होगा, कुछ मैच भी करेंगी, टेंशन मत लेना, रिपीट तो करो एक्सपेरिमेंट। रिपीट करा, रिपीट करते करते n तक रिपीट करा, an तक। मान ली 100 बार करा, 10 बार करा, 20 बार करा, तो an तक। तो ये क्या बेटा, A1, A2, A3, A4, ये सब क्या है? रीडिंग्स है ना। क्या है? रीडिंग्स है। वो रीडिंग मैंने नोट कर लिया। मैंने पहली बार एक्सपेरिमेंट करा, रीडिंग आया, वो मैंने नोट करा। फिर दूसरी बार एक्सपेरिमेंट करा, रीडिंग आया, नोट कर लिया। कुछ मैच भी करेगा, कोई बात नहीं, करने दो मैच, लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना बेटा, सबका रीडिंग नोट करने के बाद मीन वैल्यू निकालना है।
तो हम इसका मीन वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कैसे करेंगे बेटा? इनको ऐड करेंगे, सारे रीडिंग्स को ऐड कर लेंगे, है ना, रीडिंग को ऐड कर लेंगे और 100 बार रीडिंग निकाला था तो 100 से डिवाइड करेंगे, यानी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो n है उससे डिवाइड कर लेंगे। दिस इज द मीन वैल्यू एंड द मीन वैल्यू कैन बी ट्रीटेड लाइक, द मीन वैल्यू कैन बी ट्रीटेड लाइक, द मीन वैल्यू कैन बी ट्रीटेड लाइक या इज ट्रीटेड लाइक, द मीन वैल्यू इज ट्रीटेड लाइक ट्रू वैल्यू। हाँ देखो बेटा, मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट करते हैं, समझ रहे हो? ट्रू वैल्यू जब भी निकाले तो मीन वैल्यू निकाल लेना, इसी को हम समझेंगे ट्रू वैल्यू। क्या समझेंगे? ट्रू वैल्यू। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये 10 kg है, ये 10.2 kg है, ये 9.9 kg है, ऐसे आया। अब मान लो आया ट्रू वैल्यू आया 10 kg, मीन वैल्यू आया 10 kg, इसे हम ट्रू की तरह ट्रीट करेंगे। कैसा ट्रीट करेंगे बेटा? ट्रू वैल्यू की तरह। समझना ध्यान से, इसे कैसा ट्रीट करेंगे? ट्रू वैल्यू की तरह। तो मैं बोलूंगा सर जो पहली रीडिंग है ना वो 10 kg है और मीन वैल्यू कितनी है? 10 kg। तो बोलेंगे फर्स्ट रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर 0 है, एब्सोल्यूट एरर 0 है, पहली रीडिंग में कोई एरर नहीं है, ऐसा मान के चलेंगे। अब एरर 0 तो इसका ये मत समझिए कि सर एरर है नहीं, देखो आपने बताया था कि एरर होगा, तो क्या एरर नहीं है? तो बेटा ये थोड़ी ना जरूरी है कि एक्चुअल वैल्यू है, तो मैंने अभी ट्रीट किया है। अब उसके बाद यहां 10.2 है, तो देखिए मीन वैल्यू और ये इसमें 10.2 का डिफरेंस कितने का? 0.2। तो बोलेंगे सेकेंड रीडिंग में एरर है 0.2 kg का। तो देखिए बेसिकली जो एब्सोल्यूट एरर होता है बेटा वो दरअसल हर रीडिंग का निकालते हैं। तो हम बोलेंगे, देखिए यहां तक समझ में आ गया, इधर मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक? तो देखिए ध्यान से, तो हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, है ना, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, पहले रीडिंग में एरर। तो कैसे निकालेंगे बेटा? डिफरेंस करेंगे, है ना, मेजर्ड वैल्यू है A1, A1 में से ट्रू वैल्यू दैट इज मीन वैल्यू घटा देंगे और मॉड ले लेना। हमें बड़ा छोटा में इंटरेस्ट नहीं है, प्लस माइनस में इंटरेस्ट नहीं है, हम बस मॉड ले लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। उसी तरह एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड रीडिंग, सेकेंड रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर, तो बोलेंगे सेकेंड रीडिंग A2 में से AM घटा लो, जो डिफरेंस है वही एब्सोल्यूट एरर है। हर रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, है ना, एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड रीडिंग। तो इस तरह से बेटा A3 माइनस AM, इस तरह से बेटा हम लोग एब्सोल्यूट एरर इन nth रीडिंग निकाल लेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन nth रीडिंग क्या करेंगे? AN माइनस AM। तो इस तरह से मैंने क्या निकाला? एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। जो पढ़ाया सब ठीक से पढ़ के आना, कल इसके आगे की कहानी देखेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।